मई का महीना आमतौर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्म और शुष्क होता है, मगर इस बार का मौसम हमारा इम्तिहान ले रहा था। वजह थी जोरदार बारिश और तूफानी हवाएं। मौसम कैसे तय होता है, यह सबसे जरूरी है जानना, और यह बेहद आसान है। हमारी धरती सूर्य के जरिए गर्म होती है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूरज धरती की सारी सतह को एक बराबर गर्मी नहीं देता। रिसर्च कहती है कि गर्माहट में यही अंतर मौसम बदलने की वजह बनता है। तापमान तय करने में वातावरण का दबाव, नमी, बादल बनने की स्थिति की बड़ी भूमिका होती है। बादलों की बात करें तो अधिकांश हिस्से में हवा होती है बादलों में। इनमें पानी या बर्फ की बूंदें भी होती हैं। यही बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो बरसात होती है। अब बात तूफान की करते हैं। तेज तीव्रता वाले तूफान का कारण होता है समंदर का गर्म पानी। इसके संपर्क में गर्म हुई तेज हवा तेजी से ऊपर उठती है। नीचे की गर्म हवा और ऊपर की ठंडी हवा जो स्थिति बनाती है वो तूफान को जन्म देती है। लेकिन जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है उसने मौसम चक्र को बदल कर रख दिया है और इन सारे फैक्टर्स को भी असर डाल रहा है। अरब जैसे देशों में बाढ़ आ रही है, यूक्रेन में तापमान रिकॉर्ड छू रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। जरा सोचिए, अगली पीढ़ी के लिए हम धरती की सौगात के तौर पर दे क्या रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारी जिंदगी, जमीन और जरूरतों को बदल रहा है और क्या है इससे लड़ने का रास्ता, और हम क्या वाकई कारगर उपाय कर रहे हैं, क्योंकि अब चेतावनी नहीं, एक्शन जरूरी है। सबसे पहले अपने सहयोगी अंजलि की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने आम लोगों यानी आप लोगों से जाना कि वो मौसम के बदलते इस रुख के बारे में क्या सोचते हैं। आजकल जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो हमारे वजह से ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे मिसयूज करते हैं कभी कभी सोर्सेस का, तो इसके वजह से नेचर रिएक्ट करता है रॉन्ग वे में, तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का ही हाथ है, जो हम लोग ने बहुत सारी टावर्स के लिए परमिशन दे दी है। टावर्स हो रहे हैं, पोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें हाथ है कि प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है ये सब चीज। पेड़ हैं सब जगह हम लोग काट रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी जगह से, तो उसकी वजह से पानी तो रुकता नहीं है, सब समंदर में चला जाता है। यहाँ पे अगर पेड़ नहीं होंगे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग जो आप बोल रहे हैं वो हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज। इफ यू गो अगेंस्ट एनवायरमेंट देन ऑफ कोर्स वो तो आपको इफेक्ट उसका दिखेगा ही, जैसे कि बाढ़ आएगी। और फिर जो आप प्लास्टिक जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उसका भी इफेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं कि समुद्र में अगर बहुत बड़ी बड़ी ये आ गई, वेव्स आ गई, तो जो पानी अंदर आता है उसके साथ कितने प्लास्टिक आते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ग्लोबल वार्मिंग का। जो आपके हमारे ग्लेशियर्स हैं वो बचते नहीं हैं बिकॉज ऑफ दैट प्लास्टिक एंड कटिंग ऑफ ट्रीज। हम लोग देखते हैं कि बारिश जब होता है विलेजेस में जब बारिश होता है तो एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। वैसे हमारे मुंबई में नहीं हो पाता, क्योंकि जो पानी है वो जो सीमेंट्स का रोड है वो सूख जाता है, एंड वो जो पूरा गर्मी जो होता है वो फिर से छोड़ देता है वहाँ से सो आई थिंक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड जो बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्पेशली सिटीज़ में, तो वो ज़्यादा करके लीड हो रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। और इस सब का इफेक्ट हमारे लाइफ पे होता है कि फट से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। मतलब कभी भी अभी देखो बारिश का सीज़न है नहीं, इट शुड बी स्टार्टिंग अराउंड जून 6 और 10, लेकिन हम लोग ने मिड मई से ही एक्सपीरियंस किया बारिश का। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है, कभी भी बारिश आता है, कभी भी बारिश होने के बाद फट से फिर धूप खिल जाती है। सो वो धीरे धीरे हमारे हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। चलिए, तो ये तमाम जानकारी हमने आपको रख दी और बताया कि मौसम में बदलाव के फैक्टर्स क्या होते हैं। और अब मैं चर्चा में शामिल करूंगा बेहद खास मेहमानों को। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ अभिषेक जैन साहब जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट इनोवेशन एट द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ स्वामी प्रेम परिवर्तन उर्फ पीपल बाबा जुड़े हुए हैं, जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं।
पीपल बाबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ संजय जैन साहब हैं, एमडी हैं टीटी लिमिटेड में, आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका भी। और हमारे साथ जाने माने पूर्व कृषि सचिव और एग्री इकोनॉमिस्ट सिराज हुसैन साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिराज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अभिषेक आपके पास। तमाम फैक्टर्स तो हमने बता दिए और जिस नोट के साथ मैंने शुरुआत की, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि मौसम में बदलाव एक वक्त पे सीजनैलिटी फैक्टर होता था, अब यह बदलाव आम व्यक्ति भी महसूस कर रहा है, वक्त से पहले महसूस कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्या हमने ऑलरेडी देर कर दी है इन बदलावों को देखते हुए, समझते हुए? सिर्फ समिट्स हो रही हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन कम दिख रहा है? देखिए, कुछ हद तक देर हो चुकी है। अगर आप आज के मौसम को देखें तो एक जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं कि अच्छा कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो होता है ग्लोबल मीन टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है अगेंस्ट बेस लाइन। तो वो टेम्परेचर अभी ऑलरेडी एक 1.2 दशमलव बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो देश की स्थिति थी, और देश की नहीं, ग्लोबल जो स्थिति थी धरती की, 1.2 डिग्री से ऑलरेडी हम टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं। अब वो टेम्परेचर सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो बस गर्मी बढ़ रही है। उस टेम्परेचर की वजह से आपकी हवा में दबाव, आपकी मानसून में, आपके सूखे में, हर तरफ से इम्पैक्ट आता है। इस टेम्परेचर का अलग अलग तरह से इम्पैक्ट महसूस होता है। फिर चाहे वो बाढ़ ज्यादा आ रही है, कहीं पर सूखा ज्यादा पड़ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में कई जिले हैं जो पहले सूखा जिले होते थे, अब वो जिले धीरे धीरे बाढ़ परिवर्तित जिले बन रहे हैं, और कई जिले जहाँ पे बाढ़ बहुत आमतौर पे आती थी वो सूखे होते जा रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और इस पे काम कितना हो रहा है? आई थिंक कुछ देशों ने काम ज्यादा किया है कंपेयर टू बाकी देशों से। कुछ देशों ने भूमिका भी ज्यादा निभाई है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बाकी देशों से। काम हो रहा है पर बात ज्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। जिस पेस पे इस पे काम होना चाहिए, जिस तरह से हमारे हर डिसीजन, हर इकोनॉमिक प्लानिंग डिसीजन की हम बात करें, किस तरह से हम देश को विकसित करना चाहते हैं, किस तरह से हम समाज में एक समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन को भी आगे लेके जाना चाहते हैं, उन सब में इसकी भूमिका बहुत अहम है। पर हम बहुत बार इसको एक एडिशनल इशू की तरह देखते हैं, इसको एक सेंट्रल इशू की तरह नहीं देखते हैं। जबकि अब इसका इशू ये इतना सेंट्रल हो गया है कि आपको हर चीज की प्लानिंग में, अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर आप जलवायु के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही छोटे बुरे डिसीजन ले रहे हैं जो कि 5 साल में, 10 साल में आपको इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि इट विल बाइट बैक। वो आपको खुद ही आके, आप अपनी, अगर आज एक फैक्ट्री लगा रहे हैं और अगर आपने नहीं देखा कि किस तरह से वहां का जलवायु परिवर्तन वहां पे फ्लडिंग कर सकता है, तो आपकी हो सकता है वो फैक्ट्री आने वाले 10 साल में वहां पे ना चल पाए। किसान अगर आज कहीं पे हॉर्टिकल्चर करना चाह रहा है, फल या सब्जी उगाना चाह रहा है, आने वाले 5 से 7 साल में वो वहां पे ना उगा पाए। और हम ये पहले ऑलरेडी भी देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल में गेहूं की फसल गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से सिकुड़ गई थी, आज से 2 साल पहले। इस बार बारिश पहले आने की वजह से किसानों को दिक्कत हुई कि हाँ, बहुत लोगों ने फसल काटी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ये अब फ्यूचर का इशू रह गया है, ये इशू ये आज एक एक हो चीज रहा को है और प्रभावित इस पे कर भी रहा काम है करने की और बहुत इसी जरूरत वजह है। से इस चर्चा को मैं लेके आया कि इसके असर को हम समझेंगे। पीपल बाबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं कहूंगा आप सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, बल्कि आप तो जागरूकता के एक प्रतीक बन चुके हैं। और इस डिजिटल दुनिया में जिस तरह से आप लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने जंगल तो बहुत काटे, हमने निर्माण तो बहुत किए, उसका रिप्लेसमेंट नहीं कुछ किया। सबसे बड़ा आप भारत के परिदृश्य में चुनौती क्या देख रहे हैं और कहां ज्यादा आपको मुश्किलें नजर आ रही हैं? भले हम कार्बन उत्सर्जन में नीचे हों, लेकिन यहां पर स्थितियां न सिर्फ अब बड़े बड़े शहरों तक नहीं रह गई हैं, अब गांव और कस्बों तक भी इस तरह के टेम्परेचर के एडवर्स इफेक्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, जो ग्लोबल लेवल की चीज है उस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस की बातें हैं। ठीक है, वो तो देखिए, जो गवर्नमेंट्स हैं उनको जो अपना काम अगर वो ठीक करें तो सिटीजन्स को इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
आज के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो इस चीज में इंटरेस्ट लें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा। पॉलिटिशियन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो आएगा, अपना करेगा जो भी करना है और निकल लेगा। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस हाउसेस एंड इंडिविजुअल सिटीजन्स, सो जो नॉन प्रॉफिट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड मैं तो सीधा सिटीजन लेवल पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर स्किलिंग प्रोग्राम्स हो और एजुकेशन प्रॉपर हो, अवेयरनेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जब तक आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, आप उसे कंजर्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में लिटरेसी है लेकिन एजुकेशन नहीं है। आज भी अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम उनको मिलते हैं, उनको ये नहीं पता कि चीता, लायन, जैगवर, लेपर्ड में फर्क क्या है। उनको ये नहीं पता कि वल्चर, काइट, हॉक, ईगल में फर्क क्या है। उनको ये नहीं पता कि माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, वेटलैंड बर्ड क्या होता है। उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करते रहते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जो है वो तो सम टोटल है। जब तक आप बायोडाइवर्सिटी पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप वेटलैंड्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक अपने पॉन्ड्स पे काम नहीं करेंगे, अपनी रिवर्स पे काम नहीं करेंगे, अपने वेस्टलैंड्स पे काम नहीं करेंगे, आपका नहीं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिविजुअल एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, लोगों को करना पड़ेगा। हम हर बात को जो है गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में लाके रख देते हैं। संजय जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार सिराज सर आपके पास आना चाहूंगा। खासतौर पे अभिषेक जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पैदावार पर असर पड़ रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज अब हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा संकट बन रहा है? क्या ये आज की रियलिटी है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए, जितनी एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईपीसीए की रिपोर्ट बनाती हैं, उन सभी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इंडिया में 25 से लेके 30% तक, 35% तक क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो सकता है। और ये तो आगे की बात हुई। अभी भी देखिए कि मई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश महाराष्ट्र में, नासिक और दूसरे जिलों में हो गई, 1000% ज्यादा बारिश हो गई। उससे जो प्याज की फसल है उसको नुकसान हो गया और किसान कह रहे हैं कि हमको आप कॉम्पेंसेशन दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत फ्यूचर की बात है, ये तो हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस साल तो हमने मई के महीने में ही देख लिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज्यादा बारिश इतने कम वक्त में हुए जा रही है, तो इससे किसान बहुत सफर कर रहे हैं और इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उस पर भी असर पड़ रहा है। बहुत बेहतर सिराज सर। संजय जैन साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा और कारोबारियों के लिहाज से समझना होगा। हम ये देख रहे हैं कि ये जो बदलाव है मौसम में, ये कारोबारियों को भी काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि कई कारोबारियों को, खासतौर पे टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में, उनको अपना बिजनेस मॉडल तक बदलना पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। खासकर टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, क्योंकि हम एक सीजनल कवरेज देते हैं। गर्मी में गर्मी टाइप के, बारिश में बारिश, मेक रेनकोट्स, विंटर में विंटर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सीजनल इम्पैक्ट इतना बड़ा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। पहले विंटर्स नवंबर में आ जाते थे, दिसंबर यूज्ड टू पीक और जनवरी में खत्म हो जाते। आज के दिन नवंबर में देयर इज हार्डली एनी विंटर। दिसंबर से शुरू होके जनवरी में पीक होके फरवरी तक चलता है और कई जगह मार्च तक चलता है। तो ये पूरा जो माइंडसेट चेंज करना कंज्यूमर का, उसके कारण विंटर की सेल कम हो गई है, क्योंकि आदमी सोचता है सीजन खत्म हो गया है, जबकि सीजन पीक पर रहता है। तो दिस टेक्स ऑलमोस्ट 10-12 years फॉर अ कंज्यूमर टू चेंज हिज माइंडसेट। अगर हम इस साल देखें, पीक विंटर दिसंबर में आकर जनवरी में कम होने लगा। तो लास्ट ईयर जनवरी वाज इंटेंस और फरवरी से कम होने लगा। तो पूरी प्लानिंग एक नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, दुकानदार के लिए, रिटेल वालों के लिए, सबकी प्लानिंग चेंज हो जाती है। दे आर सैडल विल स्टॉक जो उनको एक साल रखना पड़ता है। लास्ट टाइम मैं दिल्ली में अप्रैल एंड तक मैं बिना पंखा सो पा रहा था। आज के दिन मुझे मार्च में पंखे, क्योंकि विंटर जल्दी चली गई। ये तो हुई विंटर की बात। अगर आप बारिश भी देखेंगे, इस बार बारिश जल्दी आ गई, तो समर की इंटेंसिटी कम हो गई। और क्रॉप, इवन अगर हम देखें, हमारा बेस क्रॉप जो कॉटन है
उसका जो सोइंग होता है इज बेस्ड ऑन रेन्स एक्सपेक्टेशन। अब कभी रेन जून में आ रही है, कभी मई में आ रही है, कभी जुलाई तक जा रही है। लेट रेन्स होने के कारण सितंबर में और अर्ली अक्टूबर में इंटेंस रेन्स होने के कारण क्रॉप डैमेज हो जाता है। देखिए, बदलाव होना अनिवार्य है। इफ वी वर गोइंग टू इंडस्ट्रियलाइज, हम अगर सोचे तो एनवायरमेंट इज गोइंग टू स्टे सेम, वो सेम नहीं रहने वाला है। वो बदलना था, ये हमें पता था, कितना बदलेगा शायद नहीं पता था। बट अब इंपॉर्टेंट है जब ये बदल रहा है, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड ये बदलाव की कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। चेंज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर जनवरी में विंटर होगा कोई बात नहीं। हम जनवरी ऐसे भी फॉरेन कंट्रीज में समर जुलाई में होता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में हमारे यहाँ मई अप्रैल में पीक होता है, वहां जुलाई अगस्त पीक होता है। तो प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी की। आज के दिन एक नॉर्मल पता ये है, शादी भी कोई करता है, ये अनिश्चितता हमने ही पैदा की है। शायद एक एक इंडिविजुअल की इसमें जिम्मेदारी बनती है और हर किसी की जिम्मेदारी बनती है इन सब के बीच में। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ग्लोबल वार्मिंग डिजीजेस भी पैदा करेगा, मौतें भी होंगी। ये एक दौर में बस बातें होती थी, मुझे याद है, बड़े बड़े समिट्स में, बड़े बड़े कॉन्क्लेव में, बड़े बड़े मंथनों में। अब वो दिख रहा है, मतलब उसमें। लेकिन उसके बावजूद कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास उदाहरण नहीं है। मतलब हम ग्लेशियर्स की बात कर सकते हैं, वहां पर भी मैं देख रहा हूं कि वहां एक अलग तरह की वॉर चल रही है। ग्लेशियर्स का पिघलना भी मौकों के तौर पे देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री वहां पर अपनी आर्कटिका में पूरी तरह से नजरें जमाए हुए हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास? ऐसे कौन से देश हैं जो ये तालमेल बनाकर चल रहे हैं कि वो विकास भी कर रहे हैं और अपने आप को पर्यावरण के लिहाज से भी बचाए हुए हैं? उदाहरण काफी कम है, और इसीलिए ये एक मुश्किल चर्चा का विषय है, क्योंकि आपको पूरे पूरे देश की प्लानिंग में तो ऐसे कम देश मिलेंगे। शायद भूटान जैसे देश हैं, पर लोग कहेंगे अच्छा वहां पे डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, पर लोग खुश हैं, है ना। पर अगर आप देखें कि किसी किसी सेक्टर में, वहां पे आपको उदाहरण बहुत मिलेंगे। जर्मनी ने बहुत अच्छा काम किया ग्रीन एनर्जी में, सोलर रूफटॉप में। इट वाज वर्ल्ड लीडर एट वन पॉइंट इन टाइम। अब चाइना और इंडिया भी बहुत कर रहा है। चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत काम किया है। मतलब पूरे ग्लोब में अगर आप देखें कि सोलर पैनल जो लग रहे हैं, 90% वो सोलर पैनल चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना में बहुत काम हुआ। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत काम किया है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा देश है जहां पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉय हुई है। पिछले 10 से 15 साल में हमने इतना रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉय किया है इस देश में, चाहे वो विंड हो, चाहे वो सोलर हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी फोकस आया है। तो सेक्टर वाइज आपको उदाहरण मिल रहे हैं। धीरे धीरे हर सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा इसको अब ग्रीन कैसे किया जाए, चाहे फिर वो टेक्सटाइल है, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। जैसे फर्टिलाइजर में भी और पूरा अगर खाद्य पे चर्चा करें तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जैसे भारत सरकार। पर अभी वो सिर्फ 2, 4, 5% किसानों तक सीमित है। उसको कैसे हम 30, 40, 50% किसानों तक लेके जाएं और धीरे धीरे हर किसान के तरीके पे वो आए, ताकि हम केमिकल पे कम निर्भर करें और नेचुरल इनपुट्स पे ज्यादा निर्भर करें। तो ऐसे सेक्टर वाइज आपको अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिलेंगे। जापान ने काफी अच्छा काम किया था इस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑस्ट्रेलिया ने किया बायोडायनामिक एग्रीकल्चर पे, और इंडिया अपनी नेचुरल फार्मिंग को काफी आगे लेके जा रहा है। चलिए पीपल बाबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब जब मर्ज किया, मतलब जब जब मर्ज बढ़ता रहा तब तब दवा की, मतलब तात्कालिक उपाय तो हो रहे हैं, लेकिन नीड ऑफ द आवर आप क्या देखते हैं, खासतौर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो बहुत ही युद्ध स्तर पर जिसे किए जाने की आवश्यकता है इस पर्यावरण को, धरती को बचाए रखने के लिए? पहली बात तो जो पैनल में अभी जो पॉइंट्स उठे हैं, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी हटके बात कहूंगा। आप जीवन में हर चीज को मोनेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, पैसा है, मार्केट्स हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सांस होती है ना, जो प्राण ऊर्जा है, जिससे आपका पूरा जीवन चलता है, वो मोनेटाइजेशन की भाषा नहीं समझते। तो हम लोगों ने, हम बिजनेस, बॉटम लाइन्स, प्रॉफिट्स, एक्सेल शीट्स, इसके बेस पे हमने बहुत कुछ किया है। मैं काफी कंट्रीज घूमा हूँ। अभी जैसे सर ने कहा कि बहुत कम उदाहरण हैं। यस, पूरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लीजिए,
आप डेनमार्क देख लीजिए, स्विट्जरलैंड देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, ऑस्ट्रिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, पापुआ न्यू गिनी, आपका ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, जो सबसे यंगेस्ट सिटी कंट्री है, उन्होंने किस तरह से ग्रीन इंजीनियरिंग करी। सो जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन ये जो आप कहते हैं कि एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पॉलिटिकल हेड्स को, मैं पॉलिटिकल हेड्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी तो ठीक है, आपने बात कर ली, मैंने बात कर ली, पैनल ने बात कर ली, 2-4 कॉन्फ्रेंसेस होगी, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। पॉलिटिकल हेड्स को इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिस तरह की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, आप जिस तरह की, देखिए देश की वेलनेस भी तो कोई चीज होती है, सिर्फ एक नंबर तो नहीं सब कुछ है ना। उस नंबर से अगर सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, अच्छा जापान का ही उदाहरण ले लीजिए आप, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने जापान को ओवरटेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जापान का इकोसिस्टम्स देखिए, उनकी बायोडाइवर्सिटी देखिए, उनका पर्यावरण के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखिए, वो किस तरह से संजो के रखते हैं, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से कंजर्व करते हैं एक एक चीज को वहां पे, है ना। तो अगर हम अपने आप को किसी मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम जर्मनी से कंपेयर करेंगे तो जर्मनी जैसे भी तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पर्यावरण जो है आपकी पूरे देश की वास्तु को डिजाइन करता है। बहुत अच्छी बात आपका आपने इंडोर वास्तु, बहुत आपका अच्छी आउटडोर बात की। वास्तु, और सब कुछ ये समझना होगा कि हर चीज जो है वो एक कीमत मांगती है, और हर चीज को मोनेटाइज करने के ढंग से नहीं देखना होगा। और बहुत ही अच्छे शब्दों का जो आपने इस्तेमाल किया वो शायद इम्पैक्टफुल हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि इस चर्चा से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, और जाहिर सी बात है विल पावर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सिराज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या भारत को अब इस बदलते दौर में अपनी फसलों की किस्मों को भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या ऐसे भी बातें सामने आ रही हैं, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से? जी, बिल्कुल देखना होगा। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी होंगी जो क्लाइमेट रेज़िस्टेंट हों। वैसे क्रिस्प-आर टेक्नोलॉजी के ज़रिए राइस की नई वैराइटीज़ अभी पिछले महीने लॉन्च की गई हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। इसी तरीके से और हमें साइंस में इन्वेस्ट करना होगा, और ये टोटके में से हमें दूर रहना होगा, जो टोटकों की हम बात करते हैं, और हमें साइंस के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आईसीएआर में एक ऑर्गेनाइजेशन है निकरा, उसका बजट बढ़ाने की जरूरत है। आईसीएआर, और देखिए पिछले साल की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट ये किया था कि हम कंपटीशन मोड में प्राइवेट सेक्टर को दावत देंगे कि वो पब्लिक सेक्टर से कॉम्पीट करे, आईसीएआर से कॉम्पीट करके वो नई वैरायटीज डेवलप करे। लेकिन उसमें कुछ आगे हमने पढ़ा नहीं कि क्या हुआ। प्राइवेट सेक्टर को नई वैरायटीज डेवलप करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए किस तरह का इंसेंटिव दिया गया, या किस तरीके से उनको कंपटीशन में आमंत्रित किया गया। एक चीज संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें जरा बताइए कि इंडस्ट्रीज, मतलब ठीक है, एक आरोप तो यही लगता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं, खासतौर पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में। लेकिन इंडस्ट्रीज करती क्या है? मतलब वो अपने बिजनेस को सेटअप करने के अलावा, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने के अलावा, पर्यावरण को नुकसान ना हो, उनकी ओर से क्या एफर्ट्स किए जाते हैं? देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग करती है। द लार्ज कॉर्पोरेट्स डेफिनेटली, आप इसको सिमिलर एग्जांपल ले सकते हो। द रिच कंट्रीज आर डूइंग मच मोर देन द पुअर कंट्रीज। सो सिमिलरली विद इन अ कंट्री, द लार्ज कॉर्पोरेट्स डेफिनेटली एक सर्टेन बजट रखती है, कुछ इकोसिस्टम बनाती है, या फिर वो इसलिए बनाती है कि उनके कस्टमर डिमांड करते हैं। आज के दिन अगर आपके यूरोपियन कस्टमर है तो उनकी एक सर्टेन डिमांड है, कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, आप कैसे सस्टेनेबल बन रहे हो उस पर सर्टिफिकेट चाहिए, तो अपने आप ही आदमी कुछ करता है। तो सम थिंग्स आर फोर्स, सम थिंग्स आर विलिंग, बट इन अ कंट्री वेयर मोस्ट आर ऑन दी ब्रिंक, एमएसएमईज है जो रोज कल क्या होगा उसके लिए लड़ रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आउट ऑफ द वे जाएंगे। बोलने में अच्छा लगता है कि आप कॉर्पोरेट सिटीजन है, आपको इतना प्रॉफिट करना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड्स एंड वरीज दूसरी है। सो उनके लिए व्हेन इट इज फोर्स, जैसे गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि आपको इतना परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी करना पड़ेगा, या फिर आप सोलर एनर्जी इतना सस्ता हो गया, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड अ टैक्स ब्रेक टुडे
टू डू रिन्यूएबल एनर्जी। हर एक आदमी अपने आप ही सोलर वाले को बुला रहा है और सोलर एनर्जी लगा रहा है। So if it's economically viable, those things will always happen. In India, recycling has always been there. हम कोई भी वेस्ट फेंकते नहीं, हम कपड़े को 2-2, 3-3 बार रिसाइकिल करते हैं। फॉरेन में कोई नहीं करता है। तो दैट हैज बिकम अ कल्चर which we do not certify. So हम कहते हैं कि we are not eco-friendly, but we are using the same fiber जिसमें पानी और केमिकल लगता है twice and thrice. So some things will happen because of economic reasons, some things will happen because of government pressure, and some things will happen because buyer demands. तो ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लेकिन जहां इकोनॉमिक रीजन नहीं है वहां मोस्ट कॉर्पोरेट्स विल नॉट डू इट। लेट्स फेस अ फैक्ट, हम कुछ भी बोले, भाषण दे, कुछ वैलिड भी पॉइंट दे, सर, और unless it यही make यही sense. मकसद था इस चर्चा का कि हम बिना किसी शोर शराबे के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखें, एक एक बातों को रखें, चिंताएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, इन सभी को रखें। मैं अपने सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभिषेक जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्वामी प्रेम परिवर्तन पीपल बाबा जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सिराज सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का स्पॉटलाइट। उम्मीद है कि आपको चर्चा पसंद आई हो। ये हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। याद रखिए कि हम सभी की जिम्मेदारी है इस पर्यावरण को, प्रकृति ने जो एक नेमत दी है, इसको संभाले रखने की, और इसको अगर हम संभालेंगे तो ये हमें संभाले रखेगी। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।